नमस्कार, जोहार। मैं पूनम और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। चलिए जानते हैं आज की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। खूंटी में ट्रक पलटने से आग, जिंदा जला चालक, खलासी भी झुलसा। खूंटी जिले के तोरपा थाना क्षेत्र के चुरगी गांव के पास बुधवार को खूंटी सिमडेगा मुख्य मार्ग पर लौह अयस्क लदा ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसमें आग लग गई। घटना में ट्रक चालक जिंदा जल गया और खलासी बुरी तरह से झुलस गया है। मृतक चालक की पहचान नहीं हो सकी है। वहीं गंभीर रूप से झुलसे खलासी को रेफरल अस्पताल तोरपा में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार ट्रक ओडिशा से जमशेदपुर जा रहा था। वहीं घटना की सूचना मिलने पर तोरपा की एएसपी क्रिस्टोफर किरकेटा, पुलिस इंस्पेक्टर अशोक कुमार सिंह, थाना प्रभारी मुकेश कुमार हेम्ब्रम, एसआई अमरेंद्र कुमार मंडल घटनास्थल पर पहुंचे और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। पुलिस द्वारा सूचना देने के 1 घंटे के बाद भी फायर ब्रिगेड की टीम घटनास्थल पर नहीं पहुंची थी, जिस कारण ट्रक पूरी तरह जलकर राख हो गया। घटना के संबंध में एएसपी क्रिस्टोफर किरकेटा ने बताया कि हादसे में ट्रक चालक की मौत हुई है और खलासी घायल है। खलासी का इलाज अस्पताल में चल रहा है। मृतक चालक और खलासी की पहचान नहीं हो सकी है। एएसपी ने बताया कि शिनाख्त की प्रक्रिया की जा रही है। साथ ही ट्रक में आग लगने के कारणों की भी पड़ताल की जा रही है। महंगी गाड़ियों में पुलिस, न्यायालय और प्रशासन का फर्जी बोर्ड लगाकर बेखौफ घूम रहे हैं अपराधी। झारखंड में अपराधी महंगी गाड़ियों में पुलिस, न्यायालय और प्रशासन का फर्जी बोर्ड लगाकर बेखौफ घूम रहे हैं। इसका खुलासा तब हुआ जब रामगढ़ पुलिस ने कोर्ट में हंगामा करने वाले पांडे और श्रीवास्तव गिरोह के कुख्यात शूटर रियाज अंसारी, कुमार शिवेंद्र सहित अन्य की गाड़ियों को जब्त किया। अपराधी बीच रास्ते में पकड़े न जाएं, इसलिए वह अपने वाहन पर फर्जी बोर्ड लगाकर चलते थे। पुलिस जांच में यह भी पता चला है कि अपराधी अपनी गाड़ियों में एक दूसरे से बात करने के लिए फोन का इस्तेमाल कम और वॉकी टॉकी का उपयोग ज्यादा करते हैं। अपराधियों की गाड़ियों से पुलिस को महंगी वॉकी टॉकी और फर्जी नंबर प्लेट मिले हैं। गौरतलब है कि रामगढ़ सिविल कोर्ट परिसर में सोमवार को गैंगस्टर रियाज अंसारी और शिवेंद्र शर्मा के समर्थक आपस में भिड़ गए थे। दोनों गुटों के बीच जमकर धक्का मुक्की और मारपीट हुई थी। इसके बाद रामगढ़ पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मारपीट में शामिल 21 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। कोर्ट में तांडव मचाने के बाद अपराधी भाग न जाए, इसलिए पुलिस ने सभी रास्तों को जाम कर दिया था। साथ ही उनकी गाड़ियों को भी जब्त कर लिया था। इस बात की जानकारी एसपी अजय कुमार ने मंगलवार को दी थी। गुमला में अलग अलग घटनाओं में 2 मासूम बच्चों की मौत। खेल खेल में बच्चों ने पुआल में लगा दी थी आग। गुमला जिले में आग की 2 अलग अलग घटनाओं में 2 बच्चों की मौत हो गई। दोनों बच्चों को गंभीर हालत में रांची के रिम्स अस्पताल रेफर किया गया था, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। पहली घटना कामडारा थाना क्षेत्र के सरिता गांव में हुई। नमन लुगुन पुआल के ढेर में लेटा हुआ था, तभी अचानक आग लग गई। इस घटना में नमन 90% तक झुलस गया। नमन की मां शंखारी लुगुन ने बताया कि परिवार के सभी सदस्य धान काटने खेत गए थे। नमन दूसरे बच्चों के साथ खेल रहा था। खेल खेल में बच्चों ने माचिस जलाकर पुआल में आग लगा दी। आग लगते ही बाकी बच्चे भाग गए, लेकिन नमन उसकी चपेट में आ गया। ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई और नमन को बाहर निकाला, लेकिन तब तक वह गंभीर रूप से जल चुका था। मौके पर उसे गुमला सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने रिम्स रांची रेफर कर दिया, लेकिन अस्पताल ले जाते समय रास्ते में उसकी मौत हो गई। वहीं दूसरी घटना पालकोट के बिलिंगबेरा की है, जहां एक शोभा कुमारी पुआल में खेलते समय आग की चपेट में आ गई, जिससे वह 80% तक झुलस गई थी। उसे भी गुमला सदर अस्पताल से रिम्स रेफर कर दिया गया था, जहां रास्ते में उसकी भी मौत हो गई। शोभा की मां शारदा देवी ने बताया कि घर के सभी लोग मड़ुआ काटने खेत गए हुए थे। इसी दौरान पुआल में आग लगने की सूचना मिली, जिसके बाद सभी लोग मौके पर पहुंचे और बच्चे को लेकर सदर अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सक राहुल देव ने रिम्स रेफर कर दिया, जहां रास्ते में बेरों के समीप शोभा की मौत हो गई। घटना को लेकर एसडीपीओ सुरेश प्रसाद यादव ने बताया कि बच्चों ने खेल खेल में पुआल में आग लगा दी थी। आग की चपेट में आकर 2 बच्चे बुरी तरह से झुलस गए। डॉक्टर ने बताया कि बच्चे 90% तक झुलस गए, जिससे उनकी मौत हो गई। पुलिस घटना की जांच कर रही है। गिरिडीह की डुमरी में ट्रक से 800 पेटी विदेशी शराब बरामद। अनुमानित कीमत 75 लाख। 4 गिरफ्तार। झारखंड से बिहार जा रही एक ट्रक से डुमरी थाना क्षेत्र में उत्पाद विभाग की टीम ने बड़ी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की है। गुप्त सूचना के आधार पर की गई इस कार्रवाई में ट्रक से चंडीगढ़ निर्मित 800 पेटी विदेशी शराब जब्त की गई, जिसकी अनुमानित कीमत 75 लाख रुपए से अधिक आंकी गई है। जांच के दौरान अधिकारियों ने पाया कि ट्रक के आगे की परत में आलू लदा हुआ था, जबकि उसके पीछे बड़ी संख्या में शराब की पेटियां छिपाकर रखी गई थी। विभाग का कहना है कि तस्कर कृषि उपज का सहारा लेकर लंबे समय से शराब की अवैध ढुलाई कर रहे थे। कार्रवाई के दौरान हरिंदर सिंह, बिंदर सिंह, हरप्रीत सिंह और दीपक कुमार नामक 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। सभी गिरफ्तार अभियुक्त पंजाब और हरियाणा के रहने वाले बताए गए हैं। उत्पाद विभाग की टीम उनसे पूछताछ कर तस्करी नेटवर्क और सप्लाई चेन के बारे में जानकारी जुटा रही है। विभाग ने इसे बड़ी सफलता बताते हुए कहा है कि अवैध शराब के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा।
सीएम हेमंत ने कहा, संविधान हमें समानता, समता, न्याय और स्वतंत्रता के मूल्यों पर एकजुट करता है। सीएम हेमंत सोरेन ने संविधान दिवस पर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समेत संविधान निर्माताओं को याद किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि देश का संविधान हमें समानता, समता, न्याय और स्वतंत्रता के मूल्यों पर एकजुट करता है। यह सिर्फ एक दस्तावेज नहीं बल्कि एक ग्रंथ है, एक प्रगतिशील, समावेशी और न्यायपूर्ण देश की आधारशिला है। इस दिवस पर हम सब ये संकल्प लें कि संविधान के आदर्शों को आत्मसात कर हर नागरिक तक विकास, सम्मान और हक अधिकार की पहुंच सुनिश्चित हो। उन्होंने सभी संविधान दिवस की शुभकामनाएं भी दी। दूसरे पोस्ट में सीएम ने 26/11 के मुंबई आतंकी हमले में देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले अमर वीर शहीदों को भी याद किया है। कहा है कि इन वीर शहीदों के अदम्य साहस और कर्तव्य के प्रति अटूट समर्पण को सभी देशवासी सदैव याद रखेंगे। स्वामित्व दस्तावेज नहीं होने पर भी उपभोक्ता को मिलेगा प्रोविजनल बिजली कनेक्शन। राज्य में कोई भी व्यक्ति या संस्था जिनके पास परिसर का वैध अधिकार या स्वामित्व संबंधी दस्तावेज नहीं है, वे भी सप्लाई कोड के प्रथम संशोधन रेगुलेशन 2019 के तहत 2 किलोवाट तक का प्रोविजनल विद्युत कनेक्शन ले सकते हैं। झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग ने इसकी गाइडलाइन जारी कर दी है। जारी गाइडलाइन के अनुसार ऐसे क्षेत्र में जहां 2 या 2 से अधिक विद्युत वितरण कंपनियों का क्षेत्राधिकार है, वहां के विद्युत उपभोक्ता अपने पसंद के अनुसार विद्युत वितरण कंपनी से कनेक्शन ले सकते हैं। बिजली का नया कनेक्शन लेने के लिए विद्युत वितरण लाइसेंसी को आवेदन देने के 30 दिन के अंदर बिजली कनेक्शन देना अनिवार्य है। यदि उपभोक्ता के परिसर में बिजली बाधित या कट गया है तो वितरण के शिकायत केंद्र में शिकायत करे। यदि निर्धारित समय के अंदर शिकायत का निपटारा नहीं होता है तो आयोग द्वारा बनाए गए स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस रेगुलेशन में निर्धारित हर्जाना उपभोक्ता को मिलेगा। वहीं हर विद्युत उपभोक्ता को झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग सप्लाई कोड रेगुलेशन के प्रावधान के तहत जमानत राशि पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बेस रेट पर वितरण कंपनी से सालाना ब्याज प्राप्त करने का अधिकार है। पलामू में ज्वेलर्स एंड बर्तन दुकान में चोरी, 3 लाख के सामान पर हाथ साफ। पलामू थाना क्षेत्र के मुख्य बाजार स्थित पंचमुखी मंदिर के पास पूजा ज्वेलर्स एंड बर्तन दुकान में मंगलवार की रात अज्ञात चोरों ने धावा बोलकर बड़ी चोरी को अंजाम दिया है। चोरों ने करीब 3 लाख रुपए के सामान पर हाथ साफ किया है। इतना ही नहीं, वे दुकान में लगे सीसीटीवी का डीवीआर भी उखाड़कर अपने साथ ले गए। घटना की जानकारी बुधवार सुबह तब हुई जब स्थानीय लोगों ने दुकान का ताला टूटा देखा। सूचना पर पहुंचे दुकान मालिक बिगन सोनी ने तत्काल पुलिस को मामले की जानकारी दी। थाना प्रभारी ऋषिकेश दुबे ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए डॉग स्क्वाड बुलाया गया है। उन्होंने कहा कि चोरी की घटना के हर बिंदु पर सघन जांच की जा रही है और जल्द ही अपराधियों को पकड़ लिया जाएगा। बताते चलें कि जिले में लगातार चोरी की घटनाएं हो रही हैं। मंगलवार को पुलिस ने छछाणी में हथियार के बल पर हुए लूटकांड का खुलासा किया था। फिर भी चोरों का मनोबल बढ़ा हुआ है। बहलागोड़ा में अनियंत्रित होकर कार ट्रेलर से टकराई, रांची लौट रहे परिवार के 3 लोग घायल। बहरागोड़ा थाना क्षेत्र स्थित NH 18 पर बुधवार को एक भीषण सड़क हादसा हो गया। यहां काली मंदिर के पास एक कार अनियंत्रित होकर ट्रेलर से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। इस हादसे में कोलकाता से इलाज कराकर रांची लौट रहे परिवार के 3 सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए। मिली जानकारी के अनुसार रांची निवासी फरीन तलत 25 वर्ष, नौसीन तलत 23 वर्ष और मुसर्रफ अहमद 25 वर्ष अपने परिजनों के साथ कोलकाता से अपने पिता का इलाज कराकर रांची घर लौट रहे थे। वे एक एम्बुलेंस और 2 अन्य छोटी निजी वाहनों में सवार थे। तभी अचानक उनकी हुंडई क्रेटा कार असंतुलित हो गई और सड़क पर चल रहे एक ट्रेलर से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार में सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों की सहायता से 108 एम्बुलेंस को सूचना दी गई और तीनों घायलों को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बहरागोड़ा ले जाया गया, जहां तीनों घायलों का प्राथमिक उपचार किया गया। इसके बाद बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया। हाईकोर्ट ने ईडी समन मामले में दिया बड़ा आदेश। सीएम हेमंत को MP MLA कोर्ट में होना होगा हाजिर। 28 नवंबर को तारीख निर्धारित। झारखंड हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ा झटका दिया। ईडी के समन अवमानना मामले में MP MLA कोर्ट से मिली व्यक्तिगत उपस्थिति की छूट को चुनौती देने पर अदालत ने स्पष्ट कहा कि अब सीएम को खुद कोर्ट में उपस्थित होना होगा। अदालत में जस्टिस AK चौधरी की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई की। सुनवाई करते हुए कहा कि पहले पारित अंतरिम आदेश को निरस्त कर दिया गया है, इसलिए व्यक्तिगत उपस्थिति अनिवार्य होगी। अब हेमंत सोरेन को 28 नवंबर को MP MLA कोर्ट में पेश होना होगा, जिसे इस मामले की अगली तारीख के रूप में तय किया गया है। इससे पहले 4 दिसंबर 2024 को निचली अदालत ने सीएम को व्यक्तिगत उपस्थिति से राहत देते हुए उन्हें छूट प्रदान की थी। ईडी की ओर से हेमंत सोरेन के खिलाफ समन अवमानना का आरोप लगाते हुए निचली अदालत में शिकायतवाद दर्ज की गई थी।
ईडी का आरोप था कि समन जारी होने के बावजूद सीएम उपस्थित नहीं हुए, जबकि मामले में उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति जरूरी थी। इन्हीं आरोपों के आधार पर एमपी एमएलए कोर्ट ने सीएम के खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी। इसके बाद सीएम ने इस आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सीएम की ओर से कहा गया था कि ईडी द्वारा की गई कार्रवाई पॉलिटिकल उद्देश्य से प्रेरित है और व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट मिलनी चाहिए। वहीं ईडी की ओर से अधिकारियों अमित कुमार सहित कई अधिकारी कोर्ट में मौजूद रहे और उन्होंने कहा कि इस मामले में छूट उचित नहीं है क्योंकि ये समन अवमानना का गंभीर मामला है। अब हाईकोर्ट ने ईडी की दलीलों को स्वीकार करते हुए छूट निरस्त कर दी है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद राजनीतिक और कानूनी हलचल तेज हो गई है। सीएम को अब 28 नवंबर को एमपी एमएलए कोर्ट में पेश होना ही होगा। इसके साथ ही निचली अदालत को भी हाईकोर्ट ने आगे की सुनवाई जारी रखने का निर्देश दिया है। ये मामला अब सीधे तौर पर मुख्यमंत्री की व्यक्तिगत उपस्थिति से जुड़ गया है। ईडी समन अवमानना के इस मामले में अब अगली सुनवाई महत्वपूर्ण होगी क्योंकि निचली अदालत यह तय करेगी कि समन की अवहेलना के आरोप में आगे क्या कार्रवाई की जाए। हाईकोर्ट के आदेश ने स्पष्ट कर दिया है कि सीएम को अब कानून की प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य है। लंबित मांगों को लेकर आजीविका कर्मियों का अनिश्चितकालीन हड़ताल, सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप। सिमडेगा में झारखंड राज्य आजीविका संवर्धन सोसाइटी JSLPS के अंतर्गत कार्यरत पलाश कर्मियों ने अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा कर दी है। कर्मियों का कहना है कि पिछले कई वर्षों से सरकार एवं JSLPS प्रबंधन द्वारा आश्वासन तो दिया गया, लेकिन किसी मांग पर अब तक अमल नहीं हुआ। इससे नाराज कर्मी सड़कों से लेकर सदन तक आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। कर्मियों ने कहा कि वो ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका संवर्धन, महिला सशक्तिकरण और सरकारी योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन उनकी अपनी आजीविका संकट में है। L5 से L8 वर्ग के कर्मियों की ओर से झारखंड राज्य आजीविका कर्मचारी संघ ने 6 प्रमुख मांगे रखी हैं। कर्मियों ने आरोप लगाया कि बार-बार अनुरोधों और आश्वासनों के बावजूद अब तक एक भी मांग पूरी नहीं हुई है। संघ ने स्पष्ट किया कि यदि समय रहते सभी मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो वे बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। कर्मियों ने सरकार से अपील की है कि ग्रामीण विकास और महिला सशक्तिकरण के महत्वपूर्ण कार्यों में लगे पलाश कर्मियों की समस्याओं पर गंभीरता से विचार कर तुरंत समाधान निकाला जाए। झारखंड में ठंड ने बढ़ाई सिहरन, 13 जिलों में तापमान 9 डिग्री सेल्सियस के करीब। रांची में कोहरा और बादल। झारखंड में कड़ाके की ठंड एक बार फिर दस्तक देने वाली है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि अगले 2 दिनों के दौरान राज्य के कई जिलों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जा सकती है। रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़, लोहरदगा, कोडरमा, चतरा, धनबाद, पलामू, गढ़वा और लातेहार जिले सबसे ज्यादा प्रभावित रहेंगे। 25 से 29 नवंबर के बीच सुबह के समय कई इलाकों में कोहरा या धुंध छाने की संभावना है। फिलहाल अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास और न्यूनतम 10 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है, जबकि 27 नवंबर को पारा गिरकर 9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। राजधानी रांची और उसके आसपास के क्षेत्रों में भी मौसम करो इसी तरह बना रहेगा। 25 से 29 नवंबर तक सुबह घना कोहरा या हल्की धुंध देखने को मिल सकती है। यहाँ अधिकतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 9 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। 30 नवंबर और 1 दिसंबर को भी सुबह की ठंड और बढ़ सकती है और आसमान आंशिक रूप से बादलों से ढका रह सकता है। मौसम वैज्ञानिकों ने लोगों को सुबह शाम विशेष एहतियात बरतने की सलाह दी है। JSCA स्टेडियम के आसपास निगम का अतिक्रमण हटाओ अभियान, ODI मैच से पहले सफाई तेज। रांची में 30 नवंबर को होने वाले भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका ODI मैच को देखते हुए रांची नगर निगम की इन्फोर्समेंट टीम ने बुधवार को JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम के आसपास बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया। नगर निगम टीम ने स्टेडियम के चारों ओर उन सभी जगहों से अतिक्रमण हटाया जहां सड़क किनारे दुकानों, ठेलों या अन्य सामानों की वजह से भीड़ और जाम की समस्या बढ़ रही थी। टीम ने JSCA गेट के सामने और पारस अस्पताल के बगल में भी अभियान चलाया। यहां सड़क पर अवैध रूप से लगाए गए ठेले, दुकानें और अन्य सामान हटाए गए और कई जगहों पर सामान जब्त भी किया गया। इस इलाके की मशहूर धुरवा मटन चावल दुकान के उस हिस्से को भी हटाया गया जो सड़क पर जाकर अतिक्रमण कर रहा था। इस दुकान के कारण यहां रोजाना भारी भीड़ लगती थी और सड़क पर वाहनों की लंबी लाइनें लग जाती थी। नगर निगम ने ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए इसका अवैध हिस्सा हटाया। इन्फोर्समेंट टीम बुधवार को पूरे स्टेडियम क्षेत्र में सक्रिय रही और हर उस स्थान से अतिक्रमण हटाया जहां भीड़ और अव्यवस्था की संभावना थी। अधिकारियों का कहना है कि मैच के दौरान बड़ी संख्या में दर्शक पहुंचेंगे, इसलिए सड़कें साफ और सुचारू रखना जरूरी है। नगर निगम ने लोगों से अपील की है कि वे सड़क पर अतिक्रमण न करें और सहयोग दें ताकि मैच के दिन वाहनों की आवाजाही सुचारू रहे।
हाथी के आतंक से परेशान ग्रामीणों का फूटा गुस्सा, NH 143 किया जाम। सिमडेगा के ठिठई टांगर प्रखंड के जोराम पावर ग्रिड के पास हाथियों के बढ़ते उत्पात से परेशान होकर ग्रामीणों ने सिमडेगा राउरकेला NH 143 पर सड़क जाम कर विरोध जताया है। सड़क पर बैठकर आक्रोशित ग्रामीणों ने NH जाम कर दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि कई दिनों से हाथियों का झुंड गांव के आसपास घूम रहा है, जिससे फसलों को नुकसान हो रहा है और लोगों में दहशत का माहौल है। हाथी के दहशत के कारण ग्रामीण खेत के फसल भी नहीं काट पा रहे हैं। बता दें कि हाथी लगातार NH पर चला आता है, जिससे राहगीरों के साथ साथ स्कूल आने जाने वाले बच्चों को भी खतरा बना रहता है। हाथी के भय से ग्रामीण काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं। ग्रामीण हाथी से अस्थायी समाधान की मांग पर अड़े हैं। ट्यूशन से लौट रहे मासूम को गिट्टी लदे वाहन ने कुचला, जान जाने से ग्रामीणों में आक्रोश। सरायकेला खरसावा के चांडिल थाना क्षेत्र के रांची जमशेदपुर मुख्य सड़क NH पर भादोड़ी के पास मंगलवार शाम करीब 4 बजे एक दर्दनाक सड़क हादसे में कक्षा 5वीं में पढ़ने वाले विष्णु गोराई की मौत हो गई। बच्चा ट्यूशन से घर लौट रहा था, तभी गिट्टी से लदे एक तेज रफ्तार 407 माल वाहन ने उसे कुचल दिया। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने बच्चे को एक सफेद कार से टाटा मेन अस्पताल जमशेदपुर भेजा, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक विष्णु अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। घटना के बाद घर में मातम और क्षेत्र में शोक का माहौल है। दूसरी ओर हादसे के तुरंत बाद मामला राजनीतिक रंग लेने लगा। ग्रामीणों का आरोप है कि दुर्घटना करने वाले वाहन पर HLM लिखा हुआ था और इसका संबंध आजसू पार्टी के केंद्रीय महासचिव हरेलाल महतो से बताया जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप यह भी है कि घटना के तुरंत बाद मामले को दबाने की कोशिश की गई और स्थानीय पुलिस को सही जानकारी समय पर नहीं दी गई। घटना के बाद 407 वाहन चालक वाहन लेकर भागने की कोशिश में करीब 1 किलोमीटर आगे क्रेशर रोड की ओर अनियंत्रित होकर पलट गया। वहीं चालक मौके से फरार हो गया। बाद में वाहन को हाइड्रा की मदद से सड़क किनारे हटाया गया। हादसे की जानकारी मिलते ही भादुड़ी के ग्रामीणों में आक्रोश और विरोध देखने को मिला। ग्रामीणों ने सवाल उठाया कि क्या राजनीतिक प्रभाव के चलते स्थानीय तंत्र सक्रिय नहीं हुआ और क्या मामले को शुरुआत में ही दबाने की कोशिश हुई। ग्रामीणों का कहना है कि ये पहला मामला नहीं है जब HLM लिखे वाहन से दुर्घटना हुई हो। पूर्व में हुए मिलन चौक की घटना का भी जिक्र किया जा रहा है, जिसमें हरेलाल महतो का नाम सामने आया था। संसद में संविधान दिवस 2025 कार्यक्रम में राष्ट्रपति मुर्मू ने 9 भाषाओं में संविधान का अनुवादित संस्करण जारी किया। संविधान दिवस 2025 आज है। संविधान को अपनाने की 76वीं वर्षगांठ है। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने औपचारिक रूप से संविधान को अपनाया, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ये दिन केंद्र सरकार द्वारा लोकतंत्र, न्याय और समानता के सिद्धांतों के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर संसद में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मलयालम, मराठी, नेपाली, पंजाबी, बोडो, कश्मीरी, तेलुगु, ओडिया और असमिया समेत 9 भाषाओं में संविधान का अनुवादित संस्करण जारी किया। इस मौके पर उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, दोनों सदनों के संसद सदस्यों सहित अन्य गणमान्य उपस्थित रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि 3 तलाक से जुड़ी सामाजिक बुराई को खत्म करके संसद ने हमारी बहनों और बेटियों के सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। देश के आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए आजादी के बाद सबसे बड़ा टैक्स सुधार गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लागू किया गया। आर्टिकल 370 को हटाने से वो रुकावट दूर हुई जो देश के पूरे राजनीतिक एकीकरण में रुकावट डाल रही थी। नारी शक्ति बंधन एक्ट महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के एक नए युग की शुरुआत करेगा। इस साल 7 नवंबर से हमारे राष्ट्रगान वंदे मातरम की रचना के 150 साल पूरे होने के मौके पर पूरे देश में एक कार्यक्रम हो रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संबोधन में कहा कि संविधान दिवस के ऐतिहासिक मौके पर आप सभी के बीच आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज ही के दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान भवन के इसी सेंट्रल हॉल में संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान का ड्राफ्ट बनाने का काम पूरा किया था। उस साल इसी दिन हमने भारत के लोगों ने अपना संविधान अपनाया था। आजादी के बाद संविधान सभा ने भारत की अंतरिम संसद के तौर पर भी काम किया। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे संविधान के मुख्य बनाने वालों में से एक थे। लोकायुक्त की नियुक्ति मामले में हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। राज्य में लोकायुक्त, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त सहित अन्य संवैधानिक पदों पर नियुक्ति की मांग के लिए दाखिल जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। बुधवार की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि सूचना आयुक्त की नियुक्ति के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन किया जाएगा। इसके बाद अदालत ने लोकायुक्त की नियुक्ति के मामले में सरकार की ओर से अब तक क्या कार्रवाई हुई है, इसकी जानकारी मांगी। अब इस मामले में हाईकोर्ट 10 दिसंबर को सुनवाई करेगा। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ
खंडपीठ में इस मामले की सुनवाई हुई। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अभय मिश्रा ने पक्ष रखा। दरअसल राज्य में लोकायुक्त, मानवाधिकार आयोग, राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त सहित कई संवैधानिक संस्थाओं के पद कुछ वर्षों से रिक्त हैं। इन रिक्तियों को भरने को लेकर हाईकोर्ट काफी गंभीर है और कोर्ट ने सरकार को उक्त पदों पर जल्द नियुक्ति का निर्देश दिया है। जीएनएम छात्रों ने नर्सिंग काउंसिल में की तालाबंदी, रजिस्ट्रार के आश्वासन पर खत्म हुआ धरना। रांची में झारखंड परिचारिका निबंधन परिषद के मुख्य प्रशासनिक भवन में बुधवार को जीएनएम सत्र 2023-26 के छात्रों ने तालाबंदी किया, साथ ही अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। छात्रों का नेतृत्व युवा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष कुमार रोशन ने किया। छात्रों का आरोप था कि नामांकन हुए 2.5 वर्ष बीतने के बावजूद अब तक किसी प्रकार की परीक्षा नहीं कराई गई है, जिससे उनका भविष्य अनिश्चितता में लटक गया है। परीक्षा आयोजित कराने की जिम्मेदारी जेएनआरसी की है, लेकिन लंबे विलंब को लेकर छात्र आक्रोशित थे। सुबह सदर अस्पताल परिसर में जुटने के बाद छात्र 11:30 बजे से परिषद कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गए। हाथों में मांगों से जुड़ी तख्तियां लिए छात्रों ने जोरदार नारेबाजी की। पुलिस प्रशासन द्वारा हटाए जाने के प्रयास भी विफल रहे और छात्र परिसर में डटे रहे। करीब 3 घंटे बाद दोपहर 2:30 बजे रजिस्ट्रार प्रतिमा लकड़ा स्वयं धरनास्थल पर पहुंची और छात्रों से बातचीत की। उन्होंने आश्वस्त किया कि परीक्षा से संबंधित फाइल राज्य सरकार के कैबिनेट में भेजी जा चुकी है और दिसंबर में प्रथम वर्ष की परीक्षा कराने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही 3-3 माह के अंतराल पर द्वितीय और तृतीय वर्ष की परीक्षा लेकर सत्र को नियमित करने का भरोसा दिया। रजिस्ट्रार ने यह भी कहा कि विभिन्न सत्रों के लंबित परिणाम 2 से 4 दिनों में जारी कर दिए जाएंगे। सकारात्मक आश्वासनों के बाद आंदोलन का नेतृत्व कर रहे कुमार रोशन ने धरना समाप्त करने की घोषणा की। हालांकि उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन को चेतावनी दी कि यदि सत्र सुधार को लेकर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन दोबारा और अधिक उग्र रूप में किया जाएगा। राय रेलवे स्टेशन पर 84 साल से नहीं बना फुटओवर ब्रिज, संजय सेठ का वादा भी अधूरा। धनबाद रेल मंडल के अंतर्गत आने वाले राय रेलवे स्टेशन पर फुटओवर ब्रिज नहीं होने से यात्रियों की सुरक्षा लगातार खतरे में बनी हुई है। स्थापना के 84 वर्ष बाद भी स्टेशन पर पूर्ण एफओबी का निर्माण न होना स्थानीय स्तर पर चिंता और नाराजगी का विषय बना हुआ है। राय स्टेशन को कोयलांचल क्षेत्र का प्रमुख स्टेशन माना जाता है। एनटीपीसी, तंदवा, मगध, आम्रपाली, संघमित्रा और चंद्रगुप्त परियोजना में कार्यरत बड़ी संख्या में कर्मचारी इसी स्टेशन का उपयोग करते हैं। स्टेशन पर कुल 9 ट्रैक है, लेकिन केवल पुराने समय का आधा अधूरा फुटओवर ब्रिज मौजूद है जो सभी ट्रैक को नहीं जोड़ता। रात के समय बुजुर्गों, महिलाओं और दिव्यांग यात्रियों के लिए स्थिति और भी खतरनाक हो जाती है। कई बार यात्री ट्रैक पार करते समय मालगाड़ी की चपेट में आ चुके हैं और पूर्व में कई लोगों की जान भी जा चुकी है। ग्रामीणों ने कई बार पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक और मंडल कार्यालय को पत्र लिखकर पूर्ण फुटओवर ब्रिज की मांग की, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। केंद्र में बीजेपी सरकार बनने के बाद रांची सांसद और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने चुनाव से पहले आश्वासन दिया था कि राय स्टेशन पर शीघ्र फुटओवर ब्रिज बनाया जाएगा, लेकिन ये वादा पिछले 6 वर्षों से अधूरा है, जिससे स्थानीय लोगों में आक्रोश और निराशा है। राज्य में औद्योगिक माहौल बनाने के लिए झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने की पहल। देश के नामचीन औद्योगिक घरानों को लिखा पत्र। राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने बड़ा कदम उठाते हुए देश के सभी बड़े औद्योगिक घरानों को राज्य में आमंत्रित किया है। झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा देश के जिन बड़े औद्योगिक घरानों को राज्य में उद्योग लगाने के लिए आमंत्रित किया गया है, उनमें अंबानी, अडानी, जिंदल, टाटा सहित 1 दर्जन से अधिक व्यावसायिक समूह शामिल हैं। झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा लिखे गए पत्र की जानकारी देते हुए चैम्बर अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा ने कहा कि इसके पीछे मंशा ये है कि राज्य में उद्योग को बढ़ावा मिले। इस दिशा में झारखंड के व्यवसायी सरकार को सहयोग करने के साथ साथ देश के बड़े औद्योगिक घरानों के संपर्क में हैं, ताकि राज्य में औद्योगिक माहौल बन सके। झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मानना है कि सभी संसाधनों के होने के बावजूद हमारा राज्य देश के विकसित राज्यों की तुलना में काफी पीछे है। एफजेसीसीआई के अध्यक्ष ने कहा कि प्राकृतिक संपदा के साथ साथ प्रचुर मात्रा में मैन पावर इस राज्य में उपलब्ध है, जिसका सदुपयोग कर यहां उद्योग को बढ़ावा मिल सकता है। इसके लिए राज्य सरकार ने जो नीतियां बनाई हैं उसे ईमानदारी पूर्वक जमीन पर उतारने की आवश्यकता है। बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराकर झारखंड को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जा सकता है। झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा के अनुसार इस राज्य में बड़े बड़े उद्योग लगने से उनके सहयोगी छोटे और मध्यम उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान में राज्य में सिर्फ 2 स्टील प्लांट हैं। इसके अलावे कोई भी बड़ा उद्योग यहाँ नहीं है। यहाँ रेलवे के उपकरण बनाने की बड़ी फैक्ट्रियां लग सकती हैं। न्यूक्लियर क्षेत्र में हम कदम बढ़ा सकते हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड में पर्यटन की भी असीम संभावनाएं हैं और बड़ी संख्या में मैन पावर हमारे पास उपलब्ध है। ऐसे में इन उद्योगों के लग जाने से राज्य में जहां रोजगार को बढ़ावा मिलेगा, वहीं हमारी अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। इस उद्देश्य के साथ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स देश के उद्योगपतियों के साथ बैठक करने और उन्हें झारखंड के बारे में जानकारी देकर नए नए उद्योग धंधे लगाने के लिए उन्हें प्रेरित करने की कोशिश करेगा। यदि इस दिशा में इन उद्योगपतियों का सकारात्मक रुख रहा तो राज्य के लिए बड़ी सौगात के रूप में ये होगा।
कोडरमा में जीआरपी ने 40 लाख रुपए जब्त किए। कोलकाता जा रहे बिहार के युवक को पकड़ा गया। धनबाद रेलखंड पर स्थित कोडरमा रेलवे स्टेशन पर रेलवे पुलिस बल यानी जीआरपी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक युवक को 40 लाख रुपए नकद के साथ पकड़ा है। युवक ये भारी रकम लेकर ट्रेन से कोलकाता जा रहा था। जीआरपी प्रभारी उपेंद्र कुमार को गुप्त सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति भारी नकदी लेकर कोडरमा से कोलकाता के लिए रवाना होने वाला है। इस सूचना के सत्यापन के लिए जीआरपी प्रभारी के नेतृत्व में एक जांच अभियान शुरू किया गया। मंगलवार की देर शाम करीब 4:30 बजे जांच दल को प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर एक युवक एक बैग के साथ खड़ा मिला, जिस पर पुलिस को संदेह हुआ। पुलिस द्वारा नाम पता पूछने पर युवक ने अपनी पहचान अमित कुमार 19 वर्षीय पिता सुनील बंडवाल निवासी सिकंदरा जमुई बिहार के रूप में बताई। जब पुलिस ने उसके बैग में रखे सामान की तलाशी लेने को कहा तो युवक घबरा गया और टाल मटोल करने लगा। युवक के असहयोग को देखते हुए उसे उसके बैग के साथ जीआरपी पोस्ट लाया गया। वहां जब उसके बैग की तलाशी ली गई तो उसमें भारी मात्रा में नकदी बरामद हुई। शुरुआती पूछताछ में युवक ने बताया कि बैग में 25 लाख रुपए हैं, जिसे वह सोने चांदी के व्यापार के लिए गया हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस से कोलकाता लेकर जा रहा था। हालांकि जब जीआरपी ने नोटों की गिनती की तो बैग से कुल 40 लाख रुपए बरामद हुए। जीआरपी ने अमित कुमार से इस बड़ी रकम के संबंध में आवश्यक कागजात पेश करने को कहा। इस पर युवक ने कागजात प्रस्तुत करने के लिए 1 दिन का समय मांगा। बुधवार सुबह जब उसे फिर से कागजात लेकर जीआरपी पोस्ट आने को कहा गया तब भी वह कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। कागजात प्रस्तुत नहीं कर पाने के बाद जीआरपी प्रभारी उपेंद्र कुमार ने मामले की जानकारी अपने वरीय अधिकारियों को दी। उनके निर्देशानुसार अब एसडीओ कोडरमा से एक दंडाधिकारी नियुक्त करने का आग्रह किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार दंडाधिकारी के समक्ष उक्त पैसे की जब्ती सूची बनाई जाएगी। इसके बाद गिरफ्तार युवक अमित कुमार को जब्त राशि के साथ आगे की कार्रवाई के लिए आयकर विभाग के हवाले कर दिया जाएगा। संविधान दिवस पर पाकुड़ न्यायालय में शपथ ग्रहण समारोह। न्यायिक अधिकारियों ने संविधान की प्रस्तावना पढ़ी। पाकुड़ व्यवहार न्यायालय परिसर में संविधान दिवस के अवसर पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पाकुड़ शेषनाथ सिंह की अध्यक्षता में संविधान की प्रस्तावना पढ़ी गई और उसे आत्मसात करने की शपथ ली गई। सभी ने संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा रखने और अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करने की शपथ ली। संविधान दिवस कार्यक्रम में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शेषनाथ सिंह, अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम कुमार क्रांति प्रसाद, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी संजीत कुमार चंद्र, सचिव रूपा बंदना किरो, अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी विशाल मांझी, अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी सतीश उजल बेक, प्रभारी न्यायाधीश विजय कुमार दास, लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के अधिवक्तागण, पैनल अधिवक्ता, मीडिएटर अधिवक्ता, न्यायालय कर्मी तथा पैरा लीगल वॉलंटियर्स उपस्थित रहे। झारखंड में एसआर पर सियासी बयानबाजी जारी। मंत्री इरफान अंसारी के बयान पर बवाल। झारखंड में एसआर पर जारी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के एक विवादित बयान ने पूरे राजनीतिक गलियारे में बहस एक को जन्म दे दिया है। दरअसल मंत्री इरफान अंसारी ने जामताड़ा में एक कार्यक्रम के दौरान लोगों से अपील की थी कि यदि कोई बीएलओ एसआर के तहत वोटर लिस्ट से नाम काटने आपके घर आए तो उसे घर में बंद कर दें या बंधक बना लें। उनके इस बयान को बीजेपी ने गंभीरता से लेते हुए कड़ा एतराज जताया है। हजारीबाग सांसद ने कहा कि इरफान अंसारी वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में इस तरह की बयानबाजी दे रहे हैं। वो अपने बांग्लादेशी वोटर के हितैषी बनना चाहते हैं। इधर बरकट्ठा विधानसभा से विधायक अमित यादव ने कहा कि मंत्री इरफान अंसारी का मानसिक संतुलन ठीक नहीं चल रहा है, जिसकी वजह से वो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मामला दर्ज होना चाहिए, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि झारखंड में जामताड़ा के रास्ते से ही बांग्लादेशी घुसते हैं, यहाँ के मतदान को प्रभावित करते हैं। यदि स्वास्थ्य मंत्री यहाँ के लोगों को बांग्लादेश में नहीं बसा सकते तो बांग्लादेशी लोगों की वकालत उन्हें नहीं करनी चाहिए। वहीं बरही विधायक मनोज यादव ने बताया कि आज की परिस्थिति में एसआर बेहद जरूरी है। इस जरूरत को ध्यान में रखते हुए झारखंड में भी इसकी प्रक्रिया की शुरुआत शुरू होने जा रही है। इसके माध्यम से वोटों का फर्जीवाड़ा रोका जा सकेगा। इससे वोट चोरी को रोका जा रहा है। विधायक ने कहा, जब शरीर में इन्फेक्शन होता है तो इंजेक्शन की जरूरत होती है। एसआर वही इंजेक्शन है। इस मामले में हजारीबाग के रहने वाले स्थानीय हरीश श्रीवास्तव का कहना है कि एसआर को लेकर राजनीति की जा रही है। किसी के घर में बीएलओ आए तो उसका मान सम्मान के साथ अतिथि सत्कार होना चाहिए। उन्हें चाय पिलाकर अपनी पूरी जानकारी साझा करनी चाहिए, क्योंकि ये देश के हित के लिए एक बड़ा कदम है। बता दें कि विवाद बढ़ने के बाद मंत्री इरफान अंसारी ने सफाई दी थी। उन्होंने कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। उनका बयान फर्जी बीएलओ को लेकर था। तो ये थी आज की झारखंड की महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। अगर आप इसी तरह झारखंड के हर छोटी से बड़ी खबर की जानकारी पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगली न्यूज में। धन्यवाद।